बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की बाकी ऑर्गेनेलीज की तरह से ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेली क्या चीज़ होती है? ये सेल है। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज का फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियस का फंक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, राइबोसोम्स बनाना वगैरह है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मेनली ये फंक्शन है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है और इसका मेन फंक्शन एटीपी की सिंथेसिस है। इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सबसे पहले हम इनकी शेप की बात करेंगे तो ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इस तरह से ये रॉड शेप्ड होती हैं। दैट आर कंसिडर्ड द पावर जनरेटर ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, इस वजह से इनको सेल के पावर जनरेटर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। हम इन 2 मेम्ब्रेन्स को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर से देखेंगे तो हमें इजीली ये समझ आ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से ये वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को आप देखें तो ये स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन को आप देख लें कि इसमें हाईली कॉन्वोल्यूटेड पोर्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, मैं इनको रेड से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये इस तरीके से आप देखें कि इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसमें इस तरह से कन्वल्जन्स हैं। ठीक है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन आप देखें तो ये इस तरीके से स्ट्रेट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स में डिफरेंस है। दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें तो रेड कलर में हमने आउटर मेम्ब्रेन बनाई है, जबकि ब्लू कलर में इनर मेम्ब्रेन बनाई है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस है दैट इज, ये वाली सारी स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन का मतलब ही ये है कि 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान, तो ये बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाली साइड पर जो भी मटेरियल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो मटेरियल पाया जाता है दैट इज मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे, यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन की भी फिर 2 साइड है ना, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये उसकी बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली साइड है, इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड, वहाँ पर ये आपको ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं स्पॉट से। इन स्पॉट्स को F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ये F1 पार्टिकल्स एक्चुअली क्या है? ये ATP सिंथेज एंजाइम है। ठीक है, ये ATP सिंथेज है, यानी कि ATP की सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे प्रेजेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो ये ऑर्गेनेली बाकी ऑर्गेनेली से इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और ये पर्पल कलर में आपको DNA नज़र आ रहा है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपने राइबोसोम्स और DNA प्रेजेंट है। राइबोसोम और DNA की प्रेजेंस इनको स्पेशल ऑर्गेनेलीज बनाती है। ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं कि इनके अंदर इनके अपने राइबोसोम्स और DNA प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है? सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद एंड रेप्लिकेट का मतलब होता है डिवाइड होना। स्टूडेंट्स, आमतौर पर सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो उसी वक्त डिवाइड होती हैं जब सेल डिवाइड होता है और इक्वली दोनों तरफ सेल्स में चली जाती हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं कि जो सेल की डिवीजन के अलावा भी डिवाइड्स होती रहती हैं और सेल के अंदर अपनी तादाद बढ़ाती रहती हैं। इस वजह से इन दोनों ऑर्गेनेलीज को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है।
ये दोनों ऑर्गेनेली सेमी ऑटोनोमस हैं। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ऑटोनोमस वो चीज़ होती है जो आज़ाद होती है। ये कुछ आज़ाद हैं, इस वजह से सेमी ऑटोनोमस। कुछ हद तक ये सेल पे डिपेंडेंट हैं कि ये सेल के साथ रहती हैं, सेल के अंदर रहती हैं, सेल के साथ मिलकर काम करती हैं, इस वजह से ये डिपेंडेंट भी हैं। लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने बहुत सारे फंक्शन खुद प्ले करती हैं, इस वजह से ये ऑटोनोमस भी हैं। तो इस तरह से इनको दोनों तरह के फंक्शन होने की वजह से इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहते हैं। किस किस को? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं। और ये किस वजह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं? ये अपने राइबोसोम्स और डीएनए की वजह से सेमी ऑटोनोमस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपने इसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए साथ साथ पढ़ ली हैं, बाकी हम रीडिंग करते हैं। स्ट्रक्चर को सामने रख के तो पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ देखते ही फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि इस ऑर्गेनेली के साथ हमने ये पढ़ा था, और स्ट्रक्चर भी काफ़ी देर आंखों के सामने जब रहता है तो याद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, बीनीथ द इनर मेम्ब्रेन देर इज अ लार्ज इंटरनल मैट्रिक्स। जैसे कि आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड एक्ट्स लाइक अ सीव। सीव किसको कहते हैं? छलनी को। छाननी जिसे आटा छानते हैं या जिससे स्टेन करते हैं हम चाय वगैरह को, दैट इज सीव। तो सीव की तरह से ये कुछ मटेरियल्स को रोक लेती है, फिल्टर कर देती है और कुछ चीज़ों को जाने देती है। तो इस फंक्शन को हम एक्ट्स लाइक अ सीव कह रहे हैं कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो फिल्टर आउट कर लेती है मॉलिक्यूल्स को दैट आर टू बिग लाइक अ सीव। Inner membrane is highly convoluted and forms many infoldings called cristae which increase the surface area. तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी की वजह से टोटल सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो जाता है। आप देखें, अगर एक चीज़ स्मूथ होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, अगर उतनी ही जगह पर एक चीज़ फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि नोब लाइक होते हैं। इस तरह के जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड नोब लाइक। तो ये नोब लाइक होते हैं, गांठ की तरह के होते हैं, और ये एक्चुअली एंजाइम्स हैं एटीपी सिंथेज। जब भी किसी चीज़ के एंड पे एज लगता है वो एंजाइम होता है, और एटीपी सिंथेज वो एंजाइम जो कि एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। देन व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्यों कह रहे हैं हमको इसको? क्योंकि ये केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक केमिकल है। तो इस केमिकल के अंदर जो एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे सन की लाइट को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ एनर्जीज के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जो एनर्जी केमिकल की शक्ल में होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये एटीपी केमिकल एनर्जी है, और सेल जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो यही केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है। किसी भी और फॉर्म में एनर्जी यूज नहीं होती, बल्कि एटीपी की फॉर्म में यूज होती है। इस वजह से हम एटीपी को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी की बाकी शक्लें यूज नहीं होती, बल्कि सिर्फ एटीपी यूज होता है। इस वजह से एटीपी क्या है? यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एटीपी क्या है? इट इज यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और किसी शक्ल में, हीट की शक्ल में यूज नहीं हो सकती, सनलाइट की शक्ल में यूज नहीं हो सकती, तो एटीपी की ही शक्ल में यूज होती है। तो एटीपी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इस एनर्जी को कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से एटीपी जनरेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है। इसके लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बाकी ऑर्गेनेलीज से किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर इसके अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के राइबोसोम्स से रिजेंबल करते हैं, यानी कि 70S राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि सेल की रेप्लिकेशन के अलावा भी रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इनके अपने राइबोसोम्स और डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज होती है? सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन विद द प्रेजेंस ऑफ सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन विद ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये चूंकि सेल के अंदर होती है इस वजह से हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं और यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल एटीपी जनरेट करता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट स्टेप जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका सेकंड स्टेप क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं क्योंकि इसके एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और इन स्टेप्स की वजह से एटीपी जनरेट होती है, वो एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर स्टोर की होती है प्लांट्स ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो एनर्जी एनिमल्स की बॉडी में आके एटीपी की शक्ल में रिलीज होती है। एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी जहां कहीं पे भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होगी तो अब यही एनर्जी जो कि ग्लूकोज के अंदर स्टोर्ड होती है ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में रिलीज होती है और सेल इस एनर्जी को यूज करते हैं सेल के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। चूंकि सेल अपने तमाम फंक्शंस एटीपी की मदद से परफॉर्म करता है इस वजह से एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, बॉडी की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एटीपी की वजह से होती हैं। इस वजह से एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। एंजाइम इन द मैट्रिक्स कैटालाइज सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक क्रेब्स साइकिल। Other proteins that function electron transport chain are found on the inner membrane। तो इस तरह से ये दोनों functions जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इनमें से जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होती है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका जो प्रोडक्ट है वो आगे चला जाता है क्रेब्स साइकिल के पास। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें क्रेब्स साइकिल होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और इन 3 स्टेप्स के रिजल्ट में एटीपी बनते हैं जो कि सेल तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट का ख्याल है कि बहुत साल पहले एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। जो बैक्टीरिया अंदर गया वो बैक्टीरिया एक्चुअली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था और इस तरह से ये जो अंदर जाने वाला बैक्टीरिया था ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी बना। तो साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज अबाउट द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जो प्रूफ्ड नहीं होती, जस्ट एक आइडिया होता है। अकॉर्डिंग टू देम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स वर एनगल्फ्ड, यानी कि उनको निगल लिया गया था, बट नॉट कंज्यूम्ड, लेकिन उनको डाइजेस्ट नहीं किया गया था, बाई लार्जर प्रोकैरियोट्स। द 2 ऑर्गेनिजम्स डिवेलप अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो इन 2 बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिवेलप हो गया
over the time. The larger organism providing smaller with ample nutrients. किस तरह का दोनों को फायदा? बड़े ने छोटे वाले को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए एंड द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग एटीपी मॉलिक्यूल टू द लार्जर वन, और स्मॉलर जो है वो लार्जर वन को एटीपी प्रोवाइड करता रहा। यही एटीपी प्रोवाइड करने वाला बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से वो सेल्स जो ज़्यादा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए तमाम यूकेरियोट्स में जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद मुख्तलिफ होती है। ज़्यादा एक्टिव सेल्स में इनकी तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि उन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेस एक्टिव सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो लेक्चर को दोबारा से सुनें।